विवेकानंद क्लासेज लिंकाथला में आपका स्वागत है। मैं एल.आर. मीणा बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्यापन करवा रहा हूँ। इसमें पिछली बार अपने वीडियो में पढ़ा था मानव का पाचन तंत्र, जो कंप्लीट हो गया था। आज जो अपन पढ़ने वाले टॉपिक है उसका नाम है मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो इसमें देखिए मानव का श्वसन तंत्र है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है श्वसन क्या है। श्वसन क्या है तो देखिए, किसी शरीर के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और CO2 गैस को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। किसी शरीर के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सभी शरीरों में श्वसन क्रिया सुचारू रूप से होती रहती है, यानी 24 घंटे दिन रात होती रहती है। इसके बाद में आता है श्वसन के प्रकार। तो श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है। प्रथम को हम बोलते हैं अक्षीय श्वसन। क्या बोलते हैं? अक्षीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है अनोक्षीय श्वसन। अनोक्षीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी श्वसन दो प्रकार का होता है। एक का नाम है अक्षीय श्वसन और दूसरे का नाम है अनोक्षीय श्वसन। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे अक्षीय श्वसन कहते हैं। और वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनोक्षीय श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अक्षीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनोक्षीय श्वसन कहते हैं। इसके बाद में अनोक्षीय श्वसन जो आपके सामने होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और अक्षीय श्वसन जो आपके सामने होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो आपके सामने देखो श्वसन दो प्रकार के हैं, अक्षीय श्वसन और अनोक्षीय श्वसन। इसके बाद में इन्हीं श्वसन को हम दूसरा नाम देते हैं। एक श्वसन होता है बाह्य श्वसन। क्या होता है? बाह्य श्वसन। और दूसरा जो श्वसन है आपके सामने वो होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन। पहला श्वसन है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है? पर्यावरण के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और CO2 गैस को बाहर निकालने की क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन की जो परिभाषा है वो बाह्य श्वसन की परिभाषा है कि किसी शरीर के द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस का लेना और CO2 गैस को बाहर छोड़ना बाह्य श्वसन कहलाता है। दूसरा श्वसन जो अपना है आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन और फर्स्ट क्या था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आंतरिक श्वसन है वो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए शरीर के द्वारा ऑक्सीजन का उपभोग तथा CO2 का निष्कासन आंतरिक श्वसन कहलाता है। लेकिन इसके अंदर ये जो श्वसन होता है वो कोशिका या ऊतकों के मध्य होता है, इसलिए इस श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इस श्वसन को हम क्या बोलेंगे? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन ही जो आपके सामने आंतरिक श्वसन कहलाता है। आंतरिक श्वसन के दो प्रकार का होता है, जो पहले मैंने आपको बताया था, अक्षीय श्वसन और अनोक्षीय श्वसन। अक्षीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनोक्षीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो ऑक्सीजन श्वसन में
आंतरिक श्वसन फिर दो प्रकार का होता है, अक्षीय श्वसन और अनोक्षीय श्वसन। इसके बाद में आते हैं मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र, तो मानव का जो श्वसन तंत्र है उसे हम निम्न अंगों में बांटते हैं, यानी इसमें निम्न अंग पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये ऊपर का भाग है, ये जो आपके सामने है ये श्वास नली है, ये सी आकृति के छल्ले हैं। क्या है ये? सी आकृति के छल्ले। अपूर्ण, उपास्थिल, वलय, क्या बोलेंगे इनको? अपास्थिल, वलय। इसके बाद में जो ऊपर का भाग है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं कंठ छद। क्या बोलेंगे इसको हमें? कंठ छद। कंठ के नीचे जो भाग है उसको बोलते हैं कंठ लैरिंक्स, और उसके नीचे जो भाग है श्वास नली। क्या नाम है? श्वास नली। श्वास नली के बाद में जो श्वास नली आपको दिखाई दे रही है वो आगे जाकर दो शाखाओं में बट जाती है। कितनी शाखाओं में बट जाती है? दो शाखाओं में बट जाती है। इनको अब यहां पर नाम देते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, श्वास नली को हम ट्रेकिया कहते हैं। इसके बाद में जो श्वसनी होती है उसको हम देखें तो आपके सामने श्वसनी इस प्रकार से, ये श्वास नली है, ट्रेकिया, फिर आगे दो भागों में बढ़ रही है जिनको हम क्या बोलते हैं? श्वसनी। श्वसनी फिर आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है इस प्रकार से, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी के बाद में फिर ये दो भागों में बढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक श्वसनी। फिर आगे जाकर ये दो भागों में बढ़ जाती है इस प्रकार से, तो इनको हम बोलते हैं तृतीयक श्वसनी। कहने का मतलब है कि श्वसनी है वो उपशाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी कहते हैं। इसके बाद में प्रत्येक जो श्वसनी है वो आगे जाकर श्वसनिका में बढ़ती है। किसमें बढ़ती है? श्वसनिका में। ये श्वसनिका है, श्वसनिका में चली जाती है। उसके बाद में ये बीच में जो है हार्ट है आपका, इसके बाद में ये दायां फेफड़ा है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। इस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको श्वसनिका। इस प्रकार से आगे शाखाओं में बटी हुई है। बटने के बाद में ये वायुकुटिका वाणी में खुल जाती है। वायुकुटिका वाणी वायुकुटिका कोश में खुलती है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से चित्र बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसमें यह है अपना दायां फेफड़ा। क्या है? दायां फेफड़ा, और यह है बायां फेफड़ा। इसके बाद में ये जो बीच में है ये हार्ट है। इस प्रकार से नीचे जो आपको मोटी पट्टी का दिखाई दे रही है ये है आपके सामने तनुपट्टी, डायफ्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो देखिए आपके सामने मानव का श्वसन तंत्र बनकर तैयार है। ऊपर का जो भाग है आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है ऐसे जैसे, जिसको हमें कंठ छद, और नीचे
नीचे कंठ है, श्वास नली है, श्वास नली फिर शाखाओं में बट रही है, उनको हम श्वसनी कह रहे हैं। श्वसनी फिर शाखाओं में बट रही है, उसको हम श्वसनिका कहते हैं। जो श्वसनिका है वो आपके सामने आगे जाकर वायुकुपिका वाहिनी में खुल जाती है या वायुकुपिका कोश में खुल जाती है और वायुकुपिका कोश वायुकुपिका में खुलता है। तो देखिए मानव के श्वसन तंत्र में निम्न अंगों को शामिल किया जाता है। पहला है नासिका, दूसरा है नासागुहा। नासागुहा किसमें खुलती है? श्वसनी में। इन दोनों के बीच में कंठ है। श्वसनी किसमें खुलती है? सॉरी, ये नासागुहा किसमें खुलेगी? ग्रसनी में। ग्रसनी किसमें खुलेगी? श्वास नली में, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली किसमें खुलती है? श्वसनी में। श्वसनी किसमें खुलती है? श्वसनिका में। श्वसनिका किसमें खुलती है? वायु कुपिका कोश। और वायुकुपिका कोश किसमें खुलता है? वायुकुपिका में खुलता है। तो ये जो आपके सामने है ये पथ है, श्वसन पथ है कि नासिका नासागुहा में खुलती है, नासागुहा ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है, श्वास नली श्वसनी में, श्वसनी श्वसनिका में और श्वसनिका वायुकुपिका कोश या एट्रियम। यहाँ पर वायुकुपिका कोश को हम क्या बोल सकते हैं? एट्रियम में खुलती है और वायुकुपिका कोश या एट्रियम लास्ट में वायुकुपिका में खुलता है। तो देखिए सबसे पहले है नासिका। नासिका में दो छिद्र होते हैं। दोनों छिद्रों को पृथक करने के लिए एक विशेष प्रकार का पट पाया जाता है जिसको नासिका पट या नेजल सेप्टम कहते हैं। नेजल सेप्टम कहते हैं। नासिका एक गुहा में खुलती है जिसे हम नासागुहा कहते हैं। नासागुहा के अंदर आप या नासिका के अंदर रोम और श्लेष्मा पाया जाता है। रोम और श्लेष्मा पाया जाता है। रोम का प्रमुख कार्य है वायु का शुद्धिकरण करना। वायु का शुद्धिकरण करना इसका मतलब है कि वायुमंडल से धूल के कण, परागकण, अन्य एलर्जी जो कारक होते हैं वो रोम के द्वारा अंदर जाने से रोक दिए जाते हैं। श्लेष्मा का यहाँ पर जो कार्य है वह है जीवाणु का कुंचन करना। जीवाणु का कुंचन करना श्लेष्मा का प्रमुख कार्य है। यदि कोई जीवाणु नासिका व नासागुहा में प्रवेश करता है तो उसे नासिका के अंदर श्लेष्मा जीवाणु का जीवद्रव्य कुंचन कर देता है जिससे जीवाणु मर जाता है और शरीर के अंगों में नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद नासागुहा ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी मैंने आपको बताया था पाचन तंत्र में कि ग्रसनी एक ऐसा पथ है या अंग है जो श्वसन और पाचन दोनों के रूप में कार्य करता है। यानी जो ग्रसनी होता है वो श्वसन पथ के रूप में भी कार्य करती है और पाचन पथ के रूप में भी कार्य करती है। ग्रसनी और नासागुहा के बीच में एक विशेष प्रकार का त्रिभुजाकार कक्ष पाया जाता है। त्रिभुजाकार कक्ष पाया जाता है जिसे कंठ या लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स जिस ढक्कन के द्वारा ढका होता है उसे कंठ छद्म या ग्लोटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्लोटिस। जो कंठ होता है वो स्तनधारियों के अंदर ध्वनि उत्पादक अंग है। कंठ को हम लैरिंक्स भी कहते हैं। तो उसका प्रमुख कार्य क्या है? लैरिंक्स या कंठ का कार्य क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। तो कंठ या लैरिंक्स स्तनधारियों में ध्वनि उत्पादक अंग है। क्या है? ध्वनि उत्पादक अंग है। इसके बाद में ग्रसनी एक लंबी संरचना में खुलती है जिसे हम श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली की लंबाई
संख्या लगभग 12 से 16 होती है। ये जो छल्ले होते हैं ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया में किस आकृति के छल्ले पाए जाते हैं? सी आकृति के। श्वास नली या ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर। श्वास नली में कौन से छल्ले पाए जाते हैं? एप्रन उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 12 से 16 होती है। इन छल्लों का प्रमुख कार्य है श्वास नली को पिचकने से रोकना। श्वास नली आगे जिस अंग में खुलती है उसे हम श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। श्वसनी आगे जाकर उप शाखाओं में बढ़ जाती है। पहले प्राथमिक श्वसनी जिसमें खुलती है उसे द्वितीयक श्वसनी जिसमें खुलती है उसे तृतीयक श्वसनी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि श्वसनी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी में बटी होती है। श्वसनी आगे श्वसनिका में खुलती है, ब्रैंकिओल्स में खुलती है। इसके बाद श्वसनिका आगे जाकर वायुकुपिका वाहिनी के द्वारा वायुकुपिका कोश या जिसको एट्रियम कहते हैं उसमें खुल जाती है और अंत में वायुकुपिका कोश वायुकुपिका में खुल जाता है। इसके बाद में इसका जो अंग आता है वो आता है फेफड़े, यानी श्वसन अंग के अंतर्गत लास्ट का जो भाग आता है फेफड़े, जिनको हम लंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लंग्स। तो मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़े गुलाबी स्पंजी रंग के होते हैं। फेफड़ों के अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं। एक पाली को हम यहाँ पर आपके सामने दायां भाग बोलते हैं, दायां पाली, और दूसरे को हम बोलते हैं बाईं पाली, यानी दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। ये जो दायां फेफड़ा है ये 3 पालियों से मिलकर बना होता है। जो बायां फेफड़ा है ये 2 पालियों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये हो गया कि दायां फेफड़ा बायां फेफड़े से बड़ा होता है, साइज में चौड़ा होता है, क्योंकि दायां फेफड़े में कितनी पालियां हैं? 3, और बाएं फेफड़े में कितनी हैं? 2 पालियां हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दायां फेफड़े और बाएं फेफड़े की स्थिति आ गई। फेफड़े के ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसको हम फुफ्सावरण कहते हैं, और इसके अंदर यानी फेफड़ों के अंदर या जो द्रव भरा होता है उसको हम फुफ्सावरणी द्रव या पलूरा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पलूरा कहते हैं, यानी फुफ्सावरणी द्रव भरा होता है। इसके साथ जो फेफड़े होते हैं इनका प्रमुख कार्य है श्वसन करना, यानी मुख्य श्वसन अंग कौन से होते हैं? फेफड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा है कि मानव का श्वसन तंत्र इस प्रकार का होता है। तो आप याद रखिए मानव के श्वसन तंत्र को हम निम्न भागों में बांटते हैं। पहला है नासिका। नासिका नासा वहां में खुलती है। नासिका में रोम और श्लेष्मा पाए जाते हैं। रोम और जो श्लेष्मा होते हैं, जैसे रोम का प्रमुख कार्य है वायु में उपस्थित धूल के कण, एलर्जी कारक, बीजाणु, परागकण आदि को अंदर जाने से रोकते हैं। श्लेष्मा का प्रमुख कार्य है जीवाणु संकुचन करना, यानी जीवाणु को पिचका देते हैं जिससे जीवाणु शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए श्वसन की क्रिया नासिका के द्वारा होती है। कभी कभी मुख के द्वारा भी हम श्वसन करते हैं, लेकिन मुख के द्वारा जो वायु होती है उसका शुद्धिकरण नहीं होता है। नासिका के द्वारा वायु का शुद्धिकरण होता है। इसके बाद में नासक हुआ, ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी मैंने आपको बताया कि श्वसन पथ और पाचन पथ दोनों के रूप में कार्य करती है। ग्रसनी श्वास नली या ट्रेकिया में खुलती है। श्वास नली या ट्रेकिया की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली में अनेक एप्रन उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं जिनकी आकृति अंग्रेजी के सी के समान होती है, और इन छल्लों की संख्या लगभग 12 से 16 होती है। और ये छल्लों का प्रमुख कार्य है श्वास नली को पिचकने से रोकना। श्वास नली को पिचकने से रोकना। इसके बाद में श्वास नली आगे चलकर श्वसनी में खुलती है। श्वसनी फिर जिस शाखा में खुलती है उसे प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी जिसमें खुलती है उसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, और द्वितीयक श्वसनी जिसमें खुलती है उसे हमें तृतीयक श्वसनी कहते हैं। इसके बाद में श्वसनी अंत में जो खुलेगी वो श्वसनिका में खुलेगी। श्वसनिका जो आगे चलकर वायुकुपिका वाहिनी के द्वारा वायुकुपिका
में खुल जाता है। इसके बाद में देखिए वायु कुपिका जो होती है, वायु कहाँ भरी होती है, वायु कुपिका में भरी होती है। दोनों फेफड़ों की बात करें हम, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा दोनों में वायु कुपिका की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 60 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं दोनों फेफड़ों के अंदर। तो ये याद रखिए आप, यानी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि यहाँ पर श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो आप बताएंगे वायु कुपिका है। यानी श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो वायु कुपिका होती है। ठीक है, वायु कुपिका कोष दोनों मिलकर श्वसन की सतह तैयार करते हैं। इसके बाद में आपने पढ़ा है कि फेफड़े हैं, फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़ों की जो ऊपरी आवरण पाया जाता है उसे हम पुक्सावरण कहते हैं। पुक्सावरण के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे पुक्सावरणी द्रव्य बोलते हैं, जिसे पलूरा कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा है कि फेफड़ों को हम दाएं और बाएं फेफड़े में बांटते हैं। दायां फेफड़ा 3 पालियों से बना होता है, बायां फेफड़ा 2 पालियों से बना होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मानव के श्वसन के तंत्र की संरचना पढ़ लिए हैं। इनको याद करना, साथ में इनका डायग्राम बनाना। तो हमने पढ़ा था भी मानव का श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र के श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है, CO2 गैस को बाहर निकाला जाता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक श्वसन को हम बाह्य श्वसन कहते हैं, दूसरे श्वसन को हम मतलब आंतरिक श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन की परिभाषा को दर्शाता है कि सजीव के द्वारा वातावरण से CO2 गैस को सजीव के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और CO2 गैस को बाहर निकालने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन में तो हमने श्वसन की परिभाषा बता देंगे कि सजीव के द्वारा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और CO2 गैस को बाहर निकालना। दूसरा है आंतरिक श्वसन, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपभोग और तथा CO2 का आदान प्रदान कोशिका या ऊतकों के मध्य होता है, तो उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन को ही हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन को हम क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन फिर आगे 2 प्रकार का होता है, एक को ऑक्सीय श्वसन कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा अनोक्षी श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसके बाद में हम इसे पढ़े थे मानव का श्वसन तंत्र, जिसको हम निम्न अंगों में बांटते हैं। वो सारे अंगों के बारे में पढ़ा था आपने कि नासिका है, नासिका नासागुहा में खुलती है। इसमें नासिका और नासागुहा में रोम और श्लेष्मा पाया जाता है। रोम का प्रमुख कार्य वायु को शुद्धिकरण करना है, श्लेष्मा का प्रमुख कार्य है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना है। इसमें फिर आपके सामने लैरिंक्स या कंठ पड़ा था जो ध्वनि उत्पादक अंग है, जो स्तनधारियों में पाया जाता है, लेकिन पक्षियों में इसके स्थान पर सिरिंक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है पक्षियों में, सिरिंक्स पाया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि ये नासागुहा ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी श्वसन पथ और भोजन पथ दोनों के रूप में कार्य करती है। ग्रसनी फिर आगे जाके श्वसन में खुलती है, श्वास नली में खुलती है। श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली फिर आगे जाके श्वसनी में खुलती है। श्वसनी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी में खुलती है और श्वसनी लास्ट में श्वसनिका में खुलती है। श्वसनिका वायु कुपिका वाहिनी के द्वारा वायु कुपिका कोष या एट्रियम में खुलती है। वायु कुपिका कोष का संबंध वायु कुपिका से होता है। वायु कुपिका को हम सजीव की श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। वायु कुपिका कोष वायु कुपिका वाहिनी मिलकर श्वसन सतह का निर्माण करती हैं। यह हमने इसमें पढ़ा है। अब जो अगला टॉपिक अपना है श्वसन की क्रियाविधि। क्या है? श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। श्वसन की क्रिया विधि का नामांकित चित्र बनाइए। श्वसन की क्रिया विधि जो आपके सामने है, मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया विधि। तो देखिए श्वसन की क्रिया विधि को हम दो चरणों में बांटते हैं। कितने चरणों में बांटते हैं? दो चरणों में बांटते हैं। एक चरण को हम बोलते हैं निःश्वसन, क्या बोलते हैं? निःश्वसन। और दूसरे चरण को हम बोलते हैं उच्छ्वसन। पहले चरण को हमने क्या बोला? निःश्वसन। दूसरे चरण को हमने क्या बताया? उच्छ्वसन। तो इसको तो हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? इंस्पिरेशन। और दूसरे को हम बोलेंगे एक्सपिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपिरेशन। तो देखिए आपके सामने यानी निःश्वसन और उच्छ्वसन, श्वसन की क्रिया विधि को हम दो चरणों में बांटते हैं। एक तो बोलते हैं निःश्वसन और दूसरे को बोलते हैं उच्छ्वसन। तो निःश्वसन में क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। CO2 को श्वसन पथ के द्वारा बाहर निकालना आपके सामने क्या कहलाता है? उच्छ्वसन या एक्सपिरेशन कहलाता है। तो इनका जो डायग्राम है इस प्रकार से देखिए आप थोड़ा, ये फेफड़े की संरचना दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार से, ये जो नीचे है साइड में, इसको हम तर्नुपट या डायफ्राम बोलते हैं। ये पसलियां दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार से डायग्राम में, ऐसे डायग्राम है इसका। निःश्वसन के रूप में नीचे की तरफ जा रहा है, पसलियां बाहर से नीचे की तरफ जा रही है। पसलियां पुरुषती, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। पहले में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है पहले निःश्वसन में। ये नीचे की साइड में है, तनुपट क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। तो इसको हम चपटा दिखा देंगे इस टाइप से लाइन। उच्छ्वसन का डायग्राम देखेंगे तो वो भी इसी प्रकार से होगा, तीरों के निशान बदल जाएंगे इसमें। तो आपके सामने देखिए ये ऐसा है इस टाइप से, नीचे डायफ्राम है, पसलियां ऊपर की तरफ जाती है इस प्रकार से। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, तो इसमें ऊपर की साइड में दर्शा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आपके सामने श्वसन की क्रिया विधि को हमने दो चरणों में बांटा है। पहला चरण है निःश्वसन, दूसरा है उच्छ्वसन। तो निःश्वसन का मतलब होता है कि वातावरण से ऑक्सीजन गैस का अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है। शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उससे उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उच्छ्वसन या एक्सपिरेशन कहलाता है। इसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं। यानी निःश्वसन का दूसरा नाम क्या है? इनहेलेशन। और इस क्रिया को हम उच्छ्वसन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इसके बाद में देखो आपके सामने जो निःश्वसन है, निःश्वसन में क्रिया कैसे होती है, उच्छ्वसन में क्रिया कैसे होती है। तो निःश्वसन में सबसे पहले होता है कि जब तनुपट या डायफ्राम में संकुचन होता है, क्या होगा इसमें? संकुचन होगा। तो संकुचन होगा तो आपके सामने डायफ्राम चपटा हो जाता है। डायफ्राम कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिसके कारण पसलियां और उरस्ती नीचे की तरफ गति करती हैं।
गति करने के कारण वक्ष-गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष-गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन गैस शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलेंगे इस क्रिया को? निःश्वसन। दोबारा देखिए, जब वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण किया जाता है तो उस क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं, इसे इनहेलेशन भी कहते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि जो तनुपट है या डायफ्राम है उसमें आपके सामने संकुचन होता है, जिसके कारण तनुपट या डायफ्राम चपटा हो जाता है। चपटा होने के कारण पसलियां और उर्वस्थि नीचे की तरफ गति करती हैं, जिसके कारण वक्ष-गुहा का आयतन बढ़ जाता है और बाहर की जो वायु है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि शरीर का जो वह दाब है वो बाह्य दाब से कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस शरीर के अंगों में प्रवेश कर जाती है। निःश्वसन जो अवस्था होती है वो सक्रिय अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? सक्रिय अवस्था। इसके बाद में क्रियाविधि में दूसरा चरण आता है उच्चवसन। कौन सा आता है? उच्चवसन। तो इसमें होता है कि CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उच्चवसन या एक्सहेलेशन कहते हैं। उच्चवसन जो क्रिया होती है वो निष्क्रिय अवस्था है। कैसी अवस्था है? निष्क्रिय अवस्था है, जबकि निःश्वसन सक्रिय अवस्था है। इसमें हमने जो पढ़ा था उसका उल्टा हो जाता है यहाँ पर कि जो डायफ्राम है या तनुपट है इसके अंदर शीतलन होता है। कौन सी क्रिया होती है? शीतलन होती है, जिसके कारण उर्वस्थि और पसलियां ऊपर की तरफ गति करती हैं। साथ में जो वक्ष-गुहा होता है उसका आयतन कम हो जाता है। ऐसा होने से जो वायुमंडल दाब है उसमें अंतर होने के कारण जो शरीर के अंगों में CO2 होती है वो नासिका के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं उच्चवसन या एक्सहेलेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं या तेजी से दौड़ते हैं तो उस समय हमारे सामने उच्चवसन क्रिया कैसी हो जाती है? सक्रिय अवस्था में बदल जाती है। तो इस प्रकार से श्वसन की क्रियाविधि स्तुतधारियों में संपन्न होती है। धन्यवाद।